लेट्स गो यार, लेट्स सी व्हाट अनिकेत इज आस्किंग। नहीं अनिकेत नहीं है। अच्छा, ध्यान से सुनना आप लोग। यार ऐसा है कि इंडिया को 47 में फ्रीडम तो मिल गया, बढ़िया। लेकिन अब अच्छा, अभी ना थोड़ा सा चैप्टर का जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आप लोग देख रहे होंगे कि अभी स्लाइड्स के थ्रू स्क्रॉल नहीं करेंगे, है ना। फिर स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग वी विल टेक आउट, ठीक है, कोई चाप नहीं। इंडिया जो है, जब हम लोग बात कर रहे हैं इस पीरियड का ना, 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब इंडियन गवर्नमेंट बोला, एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट के पास तीन ऑप्शन था, कुल मिलाकर तो बोले दो ही था, बट इंडियन गवर्नमेंट इसको तीन में कन्वर्ट किया। 47 के टाइम पे वर्ल्ड बाइपोलर हो चुका था। क्या हो चुका था? बाइपोलर। सर बाइपोलर का मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड में सिर्फ दो ही सुपर पावर्स थे। एक अगर ईस्ट में आएंगे तो अब यूएसएसआर था, यूएसएसआर, रशिया बोलना गलत होगा, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर बोले तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। सर ये यूएसएसआर किस चिड़िया का नाम है? एक्चुअली 15 कंट्रीज थे जो मिलकर यूएसएसआर बनाए। सर जैसे रशिया, यूक्रेन, जो यूक्रेन से अभी झगड़ा हो रहा है, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, और इस तरह से और भी छोटे मोटे कंट्रीज थे। बाकी सब छोटे मोटे कंट्रीज थे। ये रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान जो थे वो मेजर कंट्रीज थे। बाकी 10-11 छोटे मोटे कंट्रीज, जैसे उज्बेकिस्तान, ये सब छोटा मोटा कंट्री। ठीक है कि नहीं सर? ठीक है सर। यूएसएसआर का आइडियोलॉजी था कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा मेन तरीके से। गवर्नमेंट डिसाइड करेगा तुम क्या बिजनेस करेगा, तुम क्या बिजनेस करेगा, तुम क्या बिजनेस करेगा, तुम क्या बिजनेस करेगा। बेसिकली एवरीबडी वॉज एन एम्प्लॉई, गवर्नमेंट वॉज एन एम्प्लॉयर। एवरीबडी वॉज एन एम्प्लॉई, गवर्नमेंट वॉज द एम्प्लॉयर। ठीक है सर, बात सही है सर। लेकिन लेकिन इंडिया बोला, अपना इंडिया बोला कि यार अगर हम लोग ऐसा कुछ पॉलिसी अडॉप्ट कर लेंगे ना, जिसको सोशलिज्म बोलते हैं, जिसको सोशलिज्म बोलते हैं, तो यार हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। कारण क्या बर्बाद होने का? कि भैया अभी तो इंडिया को इंडिपेंडेंट मिला, अब अगर गवर्नमेंट बोलता है कि वी आर यूजिंग द रशियन मॉडल या यूएसएसआर का मॉडल, तब इसका मतलब लोगों को बोलना है कि अब तुम इंडियन गवर्नमेंट के कब्जे में हो। जो लोग अभी फ्रीडम पाए हैं उन लोगों को बोलना कि somebody else has captured you। ठीक है, तो ये ठीक नहीं लगा था इंडियन गवर्नमेंट। 47 में इंडियन गवर्नमेंट इसको कर सकती। दूसरी तरफ उस तरफ झांके तो यूएसए था वेस्ट में। यूएसए था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे। और यूएस के लिए बोलना आसान था क्योंकि यूएस के पास सामान था बेचने के लिए। इंडिया अगर होता भी तो इंडिया ऑन द सेलिंग साइड नहीं होता, इंडिया ऑन द बाइंग साइड होता। तो ऐसे भी तुम चिंटू बन रहा है। ओई पाकिस्तान, पाकिस्तान हाँ बोला, हाँ यूएस के साथ हम कैपिटलिस्ट, वी आर कैपिटलिस्ट। पता नहीं है तुमको साला, तुम्हारा बॉर्डर कहां से कहां तक है, क्या है नहीं है। तुम वर्ल्ड का सुप्रीम पावर के साथ बोल रहे हैं हम पार्टनर है। यूएसए तुमको पार्टनर बना लेगा, इतना अच्छा लगा तुम्हारा झंडा उसको। ठीक है, ठीक है, बोका बनना था बन गया, बना। फिर अब कैसे बना वो बताएगा थोड़ा देर में। 47 में पाकिस्तान चला गया उधर यूएसए के। अभी यूएसए इंडिया के पास आया, यूएसए इंडिया को बोलता भाई इंडिया, मिल बैठे तीन यार, आप मैं और पाकिस्तान। इंडिया बोला भाग जा, क्योंकि अगर वो इंडिया फॉलो कर लेता यूएसए का मॉडल, तो यूएसए जो भी किया है हिस्ट्री में वो बर्बाद किया कंट्रीज को। 47 का हिस्ट्री भी यही बोलता है। इंडिया बोला ना। नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर देन। अच्छा जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर कब बने? 1951 में जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ तब 1950 में बने। इलेक्शन हुआ, अरे भाई 1949 तक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बन के तैयार हो रहा था। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट हुआ। जब 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट हुआ तब इलेक्शन हुआ और 1950 में डिसाइड हुआ कि नेहरू इज द प्राइम मिनिस्टर, नेहरू इज द प्राइम मिनिस्टर। बाकी आप लोग को अगर जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट है तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर इन रियलिटी वो बने ही नहीं थे।
इट वॉज वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब वोटिंग हुआ था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ही गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स कि भैया किसको बनना चाहिए, बट ही वॉज सो डिस्करेज, ये क्या नाम है अपना, नेहरू जी। इट वॉज लेटर डिसाइडेड कि नेहरू जी विल एक्ट एज द प्राइम मिनिस्टर, पर जो भी है वो बात का बात है, नेहरू जी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। वो बोले कि नहीं, हम लोग जो है अग्री नहीं करता ना तो रशिया से ना तो यूएस से। ऐसा नहीं है कि हम लोग फाइट है, हम लोग का किसी के अगेंस्ट है, बट जहां जरूरत होगा हम लोग दोनों पॉलिसी को फेवर करेंगे। मतलब जहां जरूरत होगा वी विल बी फ्रेंड्स विद रशिया, जहां जरूरत होगा वहां विल बी फ्रेंड्स विद यूएस। तो ऐसा कोई हम लोग एक लॉयल्टी नहीं दे सकता यहाँ पर, ठीक है। अब इंडिया अकेला तो ये बोल नहीं सकता था, तो इजिप्ट का प्रेसिडेंट उस समय था अब्दुल नासिर, यहाँ पे यूगोस्लाविया नीचे में जोसेफ ब्रॉस टिटो, ये लोग जो 2-3 लीडर्स लोग थे ना वर्ल्ड के, ये लोग सब मिलकर स्टार्ट की एक मूवमेंट जिसका नाम था नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि नाइदर वी आर विद द वेस्ट नॉर वी आर विद द ईस्ट, वी आर अ सेंट्रल गोइंग कंट्री, जहां जरूरत पड़ेगा वहां पे सबके साथ रिलेशन रखेंगे, ना तो फाइट है ना तो दोस्ती है। आज नैम का आपको सबसे अच्छा, अभी अभी नैम हुआ, ठीक है ना, नैम हुआ। अब इंटरेस्टिंग वर्ल्ड इंटरेस्टिंग टर्न लेता है, सुनना। अभी हम इंडिया से थोड़ा सा वर्ल्ड की तरफ चला गया, वापस हम इंडिया में आ जाएगा क्योंकि सिलेबस में इंडिया है। 1962 होता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बेसिकली क्या था कि अमेरिका के बहुत पास में क्यूबा नाम का कंट्री है, क्यूबा नाम का कंट्री है। तो अब रशिया क्या किया था, रशिया जो है ना क्यूबा को अच्छा दोस्त बना लिया था अपना। अब रशिया का अच्छा दोस्त क्योंकि क्यूबा बन गया था, तो रशिया अपना जितना न्यूक्लियर वॉरहेड्स और न्यूक्लियर बम है वो सब ले आया था क्यूबा में। अमेरिका का सैटेलाइट ये बात पकड़ लिया, बोला ओ शिट, अरे क्योंकि तुम न्यूक्लियर वेलफेयर करेगा तो तुमको पास तो आना पड़ेगा ना उस कंट्री के। अमेरिका बोला ओ शिट, अमेरिकन नेवी कूद गया रास्ते में। जब रशियन नेवी को रोका, इंटरसेप्ट किया, तो बोला देखो भाई न्यूक्लियर वॉर होगा। बहुत क्लोज आ गया था, बहुत क्लोज आ गया था, बट दोनों प्रेसिडेंट्स इस तरह से बात किया, बुद्धि लगाया, और फाइनली डिसाइड हुआ कि देयर विल बी नो वॉर। फाइनली डिसाइड हुआ, किस कंडीशन पर डिसाइड हुआ, ये लोग को बोला गया, रशिया को बोला गया कि तुम लोग जो है क्यूबा से अपना सारा हटाओ। तो यार रशिया बोलता है कि तुम जो यहाँ पे यूएस के आसपास जो तुम लगा रखा है ना वो तुम हटाओ। यूएस बोला ओके, रशिया बोला अच्छा सुनो, हम लोग जो है हटा लेगा, तुम लोग लेकिन मीडिया में कभी नहीं बोलेगा कि तुम लोग सही, तुम लोग अपना कंडीशन रख लिया, जिससे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बरकरार रहेगा रशिया के अंदर, बरकरार रहा। क्योंकि अमेरिका का बात तो पूरा ही हो गया, अमेरिका बोला मेरे को घंटा लेना देना है तुम्हारा तारीफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है तुम्हारे कंट्री में, तुम बस मेरा काम कर दिया बस बहुत है, हमको नहीं चाहिए कि भैया तुम सब कुछ फॉलो करो। हो गया 1962। अब 1962 के बाद अमेरिका क्या बदमाशी, अमेरिका बनाया नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो नेटो बनाया, ये नेटो के अंदर सारा सुपर पावर्स ले लिया, फ्रांस हो गया, ये आपका यूके ब्रिटिश हो गया, ये जितना सुपर पावर्स है ना, जर्मनी वर्मनी सब हो गया नेटो के अंदर। मिलिट्री अलायंस एक तरह से बन गया कि अटैक अगेंस्ट वन कंट्री विल बी अटैक अगेंस्ट ऑल। नेटो, तो वहां पे यूएसएसआर, रशिया, रशिया वहां पर साइन कर लिया वार्सो पैक्ट। क्या साइन कर लिया, वार्सो पैक्ट, नेटो के अगेंस्ट। वो भी अपना आसपास का 3-4 कंट्री से बना लिया मिलके। इंडिया के पास आया 1970 में, इंडिया वार्सो पैक्ट साइन कर दे। अब इंडिया को यूएसए से तो ऐसा कोई खास था ही नहीं, रशिया से अच्छा दोस्ती था एक तो। इंडिया बोला देख हम वार्सो पैक्ट साइन नहीं करते, हम लोग नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग नैम फॉलो कर रहे हैं। नैम का कंडीशन है कि कोई भी वेस्टर्न या ईस्टर्न पार्टी का अलायंस को हम लोग ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी बोलती है करे तो करे क्या, क्योंकि रशिया का सपोर्ट तो लग सकता है, रशिया का सपोर्ट तो लग सकता है। तो जब रशिया का सपोर्ट लग सकता है तो इंदिरा गांधी साइन कर ली फ्रेंडशिप ट्रीटी। फ्रेंडशिप ट्रीटी, फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन करने का मतलब समझ में आ गया क्या है वो। अब दुनिया में पब्लिक हो गया, यूएसए बोल रहा है ये क्या कर रहा है तुम इंडिया,
बोला ना ना कुछ नहीं, कोई अलाइनमेंट हम लोग नहीं ज्वाइन किया है, वो सब खाली फ्रेंडशिप ट्रीटी है, रशिया लेकर आया था। फ्रेंडशिप ट्रीटी है मतलब क्या, ऐसे ही कोई अग्रीमेंट साइन करने दो प्रेसिडेंट मिल रहा है क्या? फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया, ठीक है। मतलब यूएस को समझ में आ गया था कि इंडिया तो सगा नहीं है यूएस का, ठीक है। 1973 के आसपास, 1973 नहीं, 1990 का समय था, ये घुस गया अपना पाकिस्तान। कि क्यों आजाद किया बांग्लादेश को, इंडिया आजाद करवा देता ना 73 में, तो 1990 में घुस गया। पाकिस्तान आया तो अमेरिका बोला मारो इंडिया, एक तरफ से अमेरिका आने लग गया, उधर से ब्रिटिश आने लग गया। तो जब ये आने लग गया तो इंडिया तो खत्म था, मतलब इंडिया वुड हैव बीन कैप्चर्ड अगेन, कोई डाउट ही नहीं था कि हार जाएगा, कोई सेंस ही नहीं था। अमेरिका अपना नेवी, अपना इंडिया का 1990 का नेवी था आईएनएस विक्रांत, सबसे बड़ा सबमरीन इंडिया का। ब्रिटिश यूएसए 4 सबमरीन भेजा था इंडियन ओशन में, जो इंडिया का सबमरीन सबसे बड़ा था ना, वो हर सबमरीन इंडिया का सबमरीन से 8 से 10 गुना कम से कम बड़ा था। उसको बॉम्बर या क्या बोलते हैं मेरे को नाम याद नहीं है। खत्म। तब फिर जो इंडिया का जो मिलिट्री लीडर्स था, इंडिया का मिलिट्री लीडर लोग मतलब खतरनाक रहा है, वो उसके ऊपर अलग स्टोरी बन सकता है, बन सकता नहीं है, बन रहा है। सैम मानिक शॉ पे विकी कौशल इज द एक्टर, क्योंकि मिलिट्री पे आता है तो आई फॉलो इट बहुत जोर से। खैर जो भी है, तो ये लोग जो है ना, क्या नाम है, इंडियन मिलिट्री लीडर्स बोला कि रशिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन है। उस समय कौन तो था लीडर, शायद इंदिरा गांधी थी या कब, 1989 का जो भी है, तब का बात है, 87 का बात रहा होगा। इंदिरा गांधी बोलती ठीक है फोन करके देख लेते हैं क्या जाता है उनकी। रशिया बोला यू आर कैप्चर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, इंडिया को बोलता यू आर कैप्चर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, तो व्हाट कैन वी डू। इंदिरा गांधी तो बोलती है ओके, इंदिरा गांधी बोली अपना गवर्नमेंट को कि ये काम करो, मतलब उतार दो मिलिट्री जो भी है फुल फोर्स के साथ, क्योंकि रशिया से तो कोई मदद आएगा लग नहीं रहा। अभी जब अमेरिकन सबमरीन इंडियन ओशन के थोड़ा सा और पास आ रहा था ना, तब अमेरिकन सबमरीन जो चार्ट हो है उसके बाद उसके आसपास से 20 रशियन सबमरीन बाहर आया और बोला आउट और यू विल बी डिस्ट्रॉयड, डिसमेंटल्ड कंप्लीटली। और हर सबमरीन उससे 2 गुना ज्यादा ही बड़ा था और 20 वैसा सबमरीन घेर लिया था, और इंडिया का आईएनएस विक्रांत खाली इस तरफ था। ऐसे अमेरिका भागा। जब एक बार अमेरिका भागा तो रशिया फिर यहाँ पे इंदिरा गांधी को फोन करता है कि मैम हाउ कैन वी हेल्प, बस ठीक है। अमेरिका भागा तो यहां से ब्रिटेन भाग गया, और फिर इंडिया उधर से पाकिस्तान अटैक कर रहा। पाकिस्तान को पता नहीं है, पाकिस्तानी लोग तो थोड़ा होता ही है, वो लोग मारे जा रहे हैं, अब तो जीत गए हैं, वो सब डायलॉग वायलॉग जो आता है ना मूवी में, वो सब मार रहा है कि कश्मीर में कचौड़ी खाएंगे, फलाना करेंगे, वो लोग मार रहा है घुस के। बोला ठीक है, एक बार ये खत्म हुआ, ये लोग भागा अमेरिका, और ये पाकिस्तान अटैक कर रहा है 4 दिन 5 दिन से, कुछ नहीं कर पा, क्योंकि इंडिया क्या करे भाई, अमेरिका को फेस करे, ब्रिटिश को फेस करे, किसको फेस करे। 2 दिन पाकिस्तान आउट, खत्म, पाकिस्तान खत्म ही कर दिया था। मतलब इंडिया जो इंडियन मिलिट्री था वो चला गया था उधर, ये लाहौर वहौर चला गया था। वो प्राइम मिनिस्टर चिल्ला के आवाज मारी, अरे वापस आ, नहीं चाहिए वापस, क्योंकि अगर वो कर देता तो इंडिया वुड हैव बीन बैड इन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। वापस आ जाओ, वो था। तो ये था। अब इधर पे जब आप लोग ये पूरा जर्नी सुने ना, तो इसमें एक चीज क्लियर कट दिखाई पड़ा होगा कि इंडिया कभी भी अलाइंड नहीं था। इंडिया का डिप्लोमेटिक पॉलिसी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये ध्यान रखना, कोई भी आपको कन्विंस नहीं कर पाएगा अगेंस्ट उसके। बट अब आते हैं इधर पे, आप लोग को बहुत कुछ अच्छा दिखा दिया हम 1947 से 91 के बीच में जो हुआ इन टर्म्स ऑफ द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंसेस। बट हम बोला था हम वर्ल्ड का बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान का तो बात कीजिए ना सर, जो कि सिलेबस के अंदर ज्यादा जोर से आ रहा है। तो भैया हिंदुस्तान का ऐसा है ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला हम लोग नैम फॉलो करेंगे। अब 3 तरीके का इकोनॉमी होता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। अगर इंडिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट करता, जहां पे बिजनेसमैन को इंडिया में फ्रीडम देता, तो दुनिया को लगता है यूएस के साथ है। सोशलिस्ट इकोनॉमी बना के खुद कंट्रोल करता, तो दुनिया को लगता रशिया के साथ है। इंडिया बोला मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में
आज का जो मिक्स्ड इकोनॉमी आपको इंडिया का दिखता है ना, उससे हजारों गुना अलग था उस समय का मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसे? कोई फ्रीडम नहीं था प्राइवेट सेक्टर, मतलब फ्रीडम तो था बट हर जगह गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। कुछ भी करना है, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है, चलो लाइसेंस लो आके। मजे की बात तो यह है कि आप अपना बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते। एक सर्टेन लेवल के बाद अगर आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा ना, तो गवर्नमेंट उसको अक्वायर कर लेगा या गवर्नमेंट कॉम्पिटिंग बिजनेस खोल देगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि आप जो है लोगों को एक्सप्लॉइट करने लग जाओगे। कुछ पॉलिसीज ऐसा था इंडिया का जिसकी वजह से इंडिया जो है 47 से 91 में जो ये मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल विद अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चला रहा था, वो फेल हो गया। सो मच सो कि 1990 में इंडिया का ऐसा हालत आ गया था कि इंडिया जो है बिक जाता अगर मनमोहन सिंह IMF और वर्ल्ड बैंक नहीं जाते। मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर थे, 2000s के टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर बने, 2007 एंड ऑल के टाइम पे, बट उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे कंट्री के। तो खैर जो भी बातचीत ये चल रहा था, तो ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर बैक देन। तो इंडिया को जो है उस समय चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अब ये 47 से 91 का पीरियड के बीच में और क्या हुआ सर? अच्छा और खराब दोनों समराइज कर रहे हैं, सुनते जाना बात को, पॉइंट बाय पॉइंट तो अपने एनालाइज करेंगे, बट पूरा पिक्चर आपको दिख जाना चाहिए कि 47 से 91 के बीच में क्या हो रहा था हिंदुस्तान। तो भैया ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग था और प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया हर चीज के लिए क्या लो, परमिशन लो। कुछ चीजें गवर्नमेंट ऐसा किया, जैसे 1957 स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्ट आया, जिसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट फिक्स कर दिया जो खाली रूरल एरिया में हैंडीक्राफ्ट बिजनेस करने वाले लोग ही सेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया था सर? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट बिजनेस या रूरल एरिया का बिजनेस जो है वो ठप पड़ गया था, मतलब कम हो गया था। तो भैया उसको बूस्ट करना जरूरी था। अब भैया बूस्ट उसको कैसे करेगा जब तक वो लोग, क्योंकि अगर बड़ा बिजनेस लोग प्राइवेट अगर ऑपरेट करेगा उस मार्केट में, तो फिर तो स्मॉल स्केल लोग सर्वाइव कर ही नहीं सकेगा। तो जब स्मॉल स्केल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा तो गवर्नमेंट बोला बैन। अब एक चीज सोचो, बड़ा बिजनेस जो लोग कर रहे थे वो लोग को भी लग रहा था यार जिस चीज में हम लोग बढ़ता है उसमें ये लोग रोक देता है, हर चीज के लिए लाइसेंसिंग लो। तो एक तरफ बिजनेसेस भयानक फेल होने लगे, दूसरा उस समय जितनी सरकारें आ रही थी ना, सब प्रॉमिस कर रही थी एम्प्लॉयमेंट। फैक्ट्री में, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में जगह 10 का है, 1000 लोग को नौकरी मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि अपना वादा पूरा करना है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो लॉस मेकिंग हो गया, तो लॉस मेकिंग होगा भैया और प्रॉफिट मेकिंग थोड़ी होगा। ये तो था पिक्चर, लेकिन कुछ अच्छा भी बताता है। 1960s का समय था, 1960s का मैक्सिको में उस समय आया हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके फादर थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, वर्ल्ड में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। 1960s इंडिया में भुखमरी छाया हुआ था, हंगर छाया हुआ था, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अपने पढ़े थे, एक्सप्लोजन हो गया था 1951 के बाद पॉपुलेशन का। बट क्या फूड ग्रेन्स का प्रोडक्टिविटी उतना तेजी से बढ़ पाया था? दी आंसर इज नो। तो मैक्सिमम पीपल वेर हंग्री। तो अब उस समय गवर्नमेंट को एक ऐसा तरीका चाहिए था कि भैया जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। क्या चीज का प्रोडक्टिविटी बढ़ सके? फूड ग्रेन्स। अब फूड ग्रेन्स का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना था, तो मसला आया इंडिया में आया ये स्पेशल वैरायटी जिसको बोलते हैं सीड्स का HYV, हाई यील्डिंग वैरायटीज। ये केमिकली प्रोड्यूस्ड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स थे जिनका प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब जो राइस ग्रो करेगा ना वो 4 टाइम्स ग्रो करेगा विद द सेम सीड जो अदरवाइज कर रहा होगा। हाँ, इसमें पानी का सपोर्ट एक्स्ट्रा चाहिए, केमिकल है तो थोड़ा सा हार्मफुल है बॉडी के लिए, एवरीथिंग इज ट्रू, आपसे डिनाई नहीं कर रहे, बट उस समय इंडिया के पास यही ऑप्शन। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये याद रखना 1950 से 1990s के बीच में ना इंडिया में बहुत सारा रेवोल्यूशन आया। 3 रेवोल्यूशन के बारे में खास करके बता रहा हूं आपको। नंबर 1 ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंडिया में आया था ना, ये सब आएगा एग्जाम में क्वेश्चंस में, वो एक सिंगल फेज में नहीं आया था, डबल फेज में आया था। इंडिया बहुत सिस्टमेटिकली किया। इंडिया बोला भैया ये जो सीड्स है ये काम करता है कि नहीं करता है, पहले देख तो लो। तो पहले पंजाब हरियाणा को सिलेक्ट किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इन द बिगिनिंग हाफ ऑफ 1970, और वहां पे प्रोडक्टिविटी फाड़ के बढ़ा। तब रेस्ट ऑफ द इंडिया अडॉप्टेड दिस।
इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का आइडिया लाने वाले थे एमएस स्वामीनाथन। वर्ल्ड पे नॉर्मन बोरलॉग, बट इंडिया में वी नेम एमएस स्वामीनाथन। 1960s का ही टाइम था। 1960s में इंडिया में आया ऑपरेशन फ्लड। सर बाढ़ आ गया था? नहीं, ऑपरेशन फ्लड, मिल्क रेवोल्यूशन या व्हाइट रेवोल्यूशन पे बोल रहे हैं। इसमें वर्गीज कुरियन साहब देख रहे थे कि यार जो बेसिक लोकल मिल्कमैन है वो लोग का जो मिल्क सेल नहीं हो रहा वो लोग फेंक दे रहे हैं। बोले यार एक तरफ तो ये तो मतलब वैसा है कि मेजॉरिटी कंट्री भूखा है, बट एट द सेम टाइम मिल्क ड्रेन में बह रहा है। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, इसको कंपाइल किया। बोला आप लोग जो है ना एक सिंगल एरिया में आइए, वहां पर अपना जो बचा हुआ मिल्क है वो सेल कीजिए, हम लोग इसको पैक करके भेजेंगे। तब फाउंड हुआ अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। That marks the beginning of white revolution in our country. White revolution. ये तो दो रिवोल्यूशन आप सर बताए, तीसरा क्या था? 1970s के एंड में हम लोग आने लग गए। अब यार इंडिया का वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ फोन्स एंड नेटवर्क्स, एवरीथिंग वाज रिक्वायर्ड। तब एक यूएस का बंदा इंडिया में आया हुआ था, वो काम किया, उसका नाम था सैम पिट्रोडा। सैम पिट्रोडा जो नेटवर्क कम्युनिकेशन और ये सब जो है ना जो हम लोग तामझाम यूज कर रहे हैं, ही वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ द सेम। दैट इज कॉल्ड द टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन ये उस फेज का बात है। तो तीन रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया, व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क और ग्रीन रेवोल्यूशन। दोनों 1960s के पीरियड में आपका आया हुआ था। फिर 1970s में आपका टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। क्लियर है नहीं क्लियर है? साफ बातचीत थी, साफ बातचीत। तो ये है पूरा का पूरा पिक्चर, ये है पूरा का पूरा पिक्चर। भैया बात समझ में आता है? चलिए सर डिस्कशन को अब आगे लेकर चलते हैं। ये सब बात आप लोगों को बता दिया है ना, ये सब बुक में ही लिखा हुआ था। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बता दिए, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। और इंडिया कौन सा चूज किया? मिक्स्ड, करेक्ट, ये रहा। सोशलिस्ट सेक्टर विद प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी अलाउड होगा, एंड सोशलिस्ट society with a strong public sector. India adopted mixed economy. India adopted mixed economy, but with a strong central government. But with a strong, आज जितना परमिशन लेना होता है ना कम है, बहुत कम है। पहले बहुत ज्यादा था, तो लोग डिस्करेज हो जाते थे बिजनेस करने से। अरे बाबा बिजनेस करेगा इतना कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, छोड़ो बिजनेस ही नहीं करना। हाँ लोग डिस्करेज हो जाते थे भाई। इकोनॉमिक प्लानिंग। अच्छा अब आप लोग को एक दो बात और बता दें, ये बात भी मेरे को भी ध्यान आया। 1951 में रशिया से इंस्पायर्ड मॉडल इंडिया लिया। रशिया लाया था कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। क्या लाया था? कॉन्सेप्ट ऑफ कि जो भी सरकार आएगी 5 साल के लिए वो अपना प्लान बताएगी, और इसके लिए एक बॉडी फ्रेम हुआ जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ये मॉनिटर करेगा कि कंट्री में किस हद तक जो है प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो पाया है। 5 साल के लिए ये फॉर्म हुआ। तो 51 से 56 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ चलना था। चलिए सर, अच्छा प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन कौन होता है? बोलो तो प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जो भी कंट्री का पीएम होगा वो प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन होगा। फिर आए 2015 में मोदी साहब। मोदी साहब आके बोले प्लानिंग कमीशन सब फालतू बात है, बंद हो गया प्लानिंग कमीशन। तो अभी ये प्लानिंग कमीशन का सिस्टम एक्टिव नहीं है। तो सर प्लानिंग कमीशन की वजह जगह क्या आया? आ गया नीति आयोग। क्या आ गया? नीति आयोग। नीति का मतलब प्लानिंग और आयोग का मतलब कमीशन। बट मोदी जी इसका वर्जन लेकर आए कौन सा? हिंदी। ऐसा दुनिया को लग रहा था बट ऐसा नहीं है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 2015 से हमारी कंट्री में यही है। बात समझ में आया सर? ये बातचीत है, ठीक है सर। अब सुनना बात, ये रहा जो बात आपको लिखा हुआ है। प्लानिंग कमीशन विद प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन, बता दिया आपको, देख लो ये वाला बात ही। 1950 में आया प्लानिंग कमीशन, है ना। प्लानिंग कवर्ड इन द पीरियड ऑफ दिस 2012 से 13 से 16 17 वाज द लास्ट प्लान। प्लानिंग कमीशन हैज नाउ बीन डिसमेंटल्ड। 2017 में ओके टाटा बाय बाय। इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन क्या आ गया है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो मैं बता रहा हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी 5 ईयर प्लान आए ना, सबका एक मेजॉरिटी ऑब्जेक्टिव था
जेम्स। क्या था? जेम्स। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भैया जितना भी 5 ईयर प्लान बना कंट्री में, कोई भी सरकार, किसी का भी सरकार आया होगा, है ना, तो वो बुक देख बार, तो वो कौन सा गोल लेकर आया? तो द शॉर्टकट इज जेम्स, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। अपने बुक में भी आपको पेज नंबर बता दे रहे हैं हम, ये रहा गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, पेज नंबर 13 में आ जाइए आप। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान पेज नंबर 13 में आ जाइए आप, पेज 13, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, उसमें आप लोग को दिख जाएगा जेम्स। तो एग्जाम में अगर आ गया कि व्हाट वाज द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द 5 ईयर प्लान्स, व्हाट वाज द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द 5 ईयर प्लान, तो आंसर क्या होगा? जेम्स। क्या? ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। फिर से ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। सर सबके बारे में लिखना होगा ऑब्वियसली, खाली जेम्स लिखने का नंबर थोड़ी मिलेगा तुमको। तो यार ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ, भैया ग्रोथ का क्या मतलब होता है? क्या होगा ग्रोथ का मतलब? कंट्री का जीडीपी बढ़ाने पर फोकस। ग्रोथ इन कंट्रीज जीडीपी, हर सेक्टर बेटर करे, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस हो। इक्विटी, इक्विटी का मतलब है जो इनइक्वालिटी था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में, उसको कम किया जाए। इसीलिए गवर्नमेंट उसके लिए क्या क्या किया? वुमेन एम्पावरमेंट ये सब प्रमोट करने लगा, टैक्सेस बढ़ाने लगा, ये सारी चीजें होने लगी। टैक्सेस मतलब किस पे? हाई इनकम अर्निंग इंडिविजुअल्स पे। तो ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ इन जीडीपी। ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ इन जीडीपी। ठीक से बैठना, क्या हो गया? ऐसे जोधा अकबर में जो जोधा भाई बैठती थी वैसे बैठा हुआ, ठीक से बैठ। ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। अब जो ग्रोथ होता है, ध्यान से सुनना, ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ इन जीडीपी। और ग्रोथ इन जीडीपी कैसे होता है? जब 3 सेक्टर, अरे भैया पैसा आदमी कैसे कमा सकता है? 3 सेक्टर में काम करके, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस, तो वो तीनों सेक्टर को ग्रो करवाए गवर्नमेंट। तो ग्रोथ नंबर 1। नंबर 2 इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, क्योंकि उस समय क्या था? रिच वेरी रिच, पुअर वेरी पुअर। तो इक्विटी। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब जीन्स पैंट पहन के सब घूमे, वो नहीं होता है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब यहां पर जो है ऑब्जेक्टिव था कि जो वैरायटी इन एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो आपका चाहिए ना कि भैया ट्रैक्टर्स आ जाए, वो सब आए, नया मशीन्स आए। क्योंकि अपने पढ़े थे, प्रॉब्लम था गवर्नमेंट के साथ क्या था लास्ट चैप्टर में टिल 1947 कि कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं था, है ना, कोई पैसा ही, कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं आ रहा था। तो वो सेल्फ रिलायंस, अवॉइड इंपोर्ट्स, प्रमोट एक्सपोर्ट्स, कि इंडिया जो एक इंपोर्टिंग कंट्री बन चुका था बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश, वो अब एक्सपोर्ट करना वापस से शुरू कर सके। सेल्फ रिलायंस और लैंड रिफॉर्म्स, है ना। अब कुछ चेंजेस आया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट ये था ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। ये 4 मेजर बातें थी। सर क्या था? एक बार सारा 5 ईयर प्लान का मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या था? 4, बोलो क्या? ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ का मतलब ग्रोथ इन जीडीपी बाय प्रमोटिंग या बूस्टिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। इक्विटी का मतलब प्रमोटिंग इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ब्रिंगिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। क्या मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है? ब्रिंगिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और सेल्फ रिलायंस का मतलब है टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स एंड प्रमोट एक्सपोर्ट्स एंड सेल्फ रिलायंस। मतलब आपको एक फैक्ट बताते हैं स्टैगरिंग। ग्रीन रेवोल्यूशन 19, ये एग्जाम में आया हुआ है, एमसीक्यू बोर्ड्स में ही आया हुआ है, ये आएगा, सुन लेना कि 1960s तक, जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था ना, 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, 1966 में जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तब तक इंडिया, जो कि एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था, क्या था? एग्रीकल्चर, मतलब जिसका 80% लोग एग्रीकल्चरल फील्ड्स में एंगेज्ड है, उसको अपना फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ता था। तो रिमेंबर द कंट्री, किससे इंपोर्ट करना पड़ता था? यूएसए से। इंडिया अपना फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट कहां से पूरा करता था? यूएसए से, जो कि मेनली टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्री था, फिर भी वो इंडिया का फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता। तो 4 था मेन, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। दैट्स इट। ऑनलाइन वालों सब कुछ क्रिस्टल क्लियर क्या? हाँ ना बोलो फटाफट। ऑलराइट दृष्टि, कनिष्ठ, ओके फैंटास्टिक, ओके जी।
तो दोस्तों अगर क्लियर है तो यहाँ तक लर्न करके रखिएगा वो बुक से, नेक्स्ट डे आगे बात करेंगे। वेरी गुड, कल मुलाकात करते हैं, बाय बाय।